देखो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को कंप्लीट किया था और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिंपल लॉ है ये। जल्दी बताओ स्टेटमेंट क्या आएगा इसका। सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, but it can be transformed, converted from one form to another form। ये इसका सिंपल स्टेटमेंट। मतलब कहने का ये है, अगर हम दुनिया में एनर्जी को किसी फॉर्म में कंज्यूम करेंगे ना, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर होगी किसी दूसरे फॉर्म में, राइट? अगर हम दुनिया में, यूनिवर्स में एनर्जी को कंज्यूम करेंगे किसी फॉर्म में, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी और फॉर्म में अपीयर होगी। ये लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम इतना ही कर सकते हैं, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की क्या होती है? टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड, राइट? तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। इसे लिखना है, लिखो जल्दी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is simply the law of conservation of energy, which states that energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form। यह है इसका सिंपल स्टेटमेंट, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या जूनियर क्लासों में भी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ये। तो मतलब अगर हम एनर्जी को कंज्यूम करेंगे किसी और फॉर्म में, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर होगी किसी दूसरे फॉर्म में, राइट? सिंपल है ना। लिखो अदर स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ, अदर स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ, अदर स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1, बेसिक तो वही रहेगा। देखो जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे ना, हर एक का मतलब सेम होगा। हर एक का मतलब बेसिक क्राइटेरिया रहेगा सेम। बेसिक क्राइटेरिया क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हर एक स्टेटमेंट का मतलब वे अलग अलग है, बताने का तरीका अलग अलग है, बट अल्टीमेटली मकसद एक ही होगा। हर एक स्टेटमेंट में एनर्जी आएगी और वो कंजर्व्ड होगी। देखो नंबर 1, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी तो वही है ना जो आपने ऊपर लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 2, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total energy of an isolated system remains constant, although it can be converted from one form to another form। ये भी तो वही है जो आपने लिखा है। The total energy of an isolated system remains constant, although it can be converted from one form to another। दो लिखे आपने, बेसिक याद रख लो। क्या दोनों में वही मतलब है? जो आपने 2 लिखे ना, क्या दोनों में वही मतलब है? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट,
उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स आइसोलेटेड सिस्टम। जब मैंने कंसेप्ट ऑफ सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने बोला था अगर हम यूनिवर्स को सिस्टम मान लेंगे वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। बात समझ आ रही है? तो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है ना, कोई भी प्रोसेस कर लो उस पे उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, बिफोर एंड आफ्टर टोटल एनर्जी बराबर ही होगी। लिखो व्हेन, और एक स्टेटमेंट, व्हेन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स, when some form of energy disappears, when some form of energy disappears, an exactly equivalent amount of energy, when some form of energy disappears, an exactly equivalent amount of energy must be produced in some other form, in some other form. When some form of energy disappears या consume, an exactly equivalent amount of energy must be produced in some other form. क्या ये भी वही है स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का? मतलब वही है ना, अगर एनर्जी को हम किसी फॉर्म में कंज्यूम करेंगे उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में अपीयर होगी, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। देखो और एक स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट एक, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल PERPETUAL. It is impossible to construct a perpetual machine, MACHINE, perpetual machine, MACHINE, इसका क्या मतलब है? अरे ये कौन सी मशीन होती है, ये कौन सी मशीन होती है परपेचुअल मशीन? हाँ कौन सी मशीन होती है? समझो बात को, ये वो मशीन होती है, बात समझ लेना। परपेचुअल मशीन का मतलब वो मशीन जो कंटिन्यूअसली काम तो करेगी बट उसके पीछे एनर्जी स्पेंड नहीं होगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? वो मशीन जो कंटिन्यूअसली काम तो करेगी बट उसके पीछे एनर्जी का कोई यूज नहीं होगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल? देखो मैं काम कर रहा हूं, मेरे अंदर जो एनर्जी वो तो खर्च हो रही है ना, तो मतलब जब भी आप काम करोगे, जब भी कोई भी काम होगा उसके पीछे डेफिनेटली एनर्जी खर्च होगी। तो क्या पॉसिबल है हम कोई ऐसी मशीन प्रिपेयर करेंगे जो काम तो करेगी बट एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी उस काम के पीछे? तो ये इम्पॉसिबल है। दैट इज, लिखो, दैट इज ए मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली। That is a machine which would produce work continuously without consuming energy. Which would produce work, अपनी राइटिंग फास्ट कर लो, which would produce work continuously without consuming energy. हाँ अच्छा लिखो, that is a machine which would produce work continuously without consuming energy. देखो इस स्टेटमेंट में भी क्या एनर्जी का कंसेप्ट आया? क्या एनर्जी का कंसेप्ट है इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में, तो ये भी तो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। लिखो नंबर और एक स्टेटमेंट, देयर इज एन, और एक स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब रिलेशनशिप, ब्रैकेट में लिख सकते हो रिलेशनशिप, इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क डन,
हीट एंड वर्क डन। मतलब हीट और वर्क के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन है। मतलब जब भी आप काम करोगे हीट कंज्यूम होगी या प्रोड्यूस होगी। बात समझ आ रही है? देखो दैट इज फॉर एवरी 4.184 ये लिखो वैल्यू 4.184 joules of work done, that is for every 4.184 joules of work done, comma 1 calorie of heat is produced. 1 calorie of heat is produced. देखो समझो बात को, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में 1 कैलोरी किसके बराबर 4.184 जूल्स। अब बात समझ लेना, यहां देखो बोर्ड की तरफ, अगर मैं इतना काम कर रहा हूं तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। क्या इनके बीच में अब डेफिनेट रिलेशन आ गई? अगर मैंने इतना काम किया 4.184 जूल्स अगर मैंने काम किए तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इस वर्क से। अगर मैंने यहां देखो, अगर मैं इतना काम कर रहा हूं तो ये कितनी प्रोड्यूस होगी 2 कैलोरी। इतना काम होने के लिए इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। इतना काम होने के लिए अगर इसका डबल मैंने काम किया तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ना, हीट भी डबल। अगर मैंने 3 टाइम्स इससे काम किया तो हीट भी 3 टाइम्स प्रोड्यूस होगी। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है, जिस नंबर से आप इसको मल्टीपल करोगे उसी नंबर के साथ इसको भी मल्टीपल करना है। जिस नंबर के साथ इसको डिवाइड करोगे उसी नंबर के साथ इसको भी डिवाइड करना है। तो आगे ना एक डेफिनेट रिलेशन किनके बीच में, वर्क एंड हीट के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन होती है। तो अगर आप इतना काम करोगे उसके पीछे इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, या अगर इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है आपके अंदर तो मतलब आपने इतना काम किया है। बात समझ आ रही है? क्योंकि 1 कैलोरी किसके बराबर 4.18 जूल्स के बराबर। अगर आपके अंदर अगर सिस्टम में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है तो सिस्टम ने इतना काम किया है, या अगर सिस्टम ने इतना काम किया है तो सिस्टम में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ आ रहा है? अगर आप इसको डबल करोगे तो इसका भी डबल होगा। जिस नंबर से इसको मल्टीपल या डिवाइड करोगे उसी नंबर से इसको भी मल्टीपल या डिवाइड करना है। तो यही है एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंस किनके बीच में, हीट एंड वर्क के बीच में। तो क्या यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से फॉलो हो रहा है? जितना काम करोगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ आ रही है सबको? जितना काम करोगे उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप आ गई बिटवीन हीट एंड वर्क। मतलब यहां पर भी फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो भी यहां पे फॉलो हो रहा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ। बोर्ड के एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ लेना। देखो सपोज कर लो मैंने एक सिस्टम लिया, आगे देख लेना, इतना टफ मैथमेटिक्स इसमें नहीं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। सिस्टम लिया एक, आगे देख रहे हो सब, एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया। क्या इस सिस्टम के पास एनर्जी होगी? इंटरनल एनर्जी तो होगी ना। कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी याद कर लो। दुनिया में किसी सिस्टम, अगर सिस्टम है तो उसके पास एक डेफिनेट एनर्जी होती है जिसको हमने तब नाम दिया था इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम है, सिस्टम के पास अगर मास है तो इसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अपनी एनर्जी। बात समझ आ रही है सबको? इसके पास अपनी एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नाम क्या है?
इंटरनल एनर्जी। सपोज कर लो सिस्टम है, जो भी मैटर इसमें है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल है, मान लो U1 है। वो क्या मैंने कंसिडर की? एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया, एक सिस्टम। हब्स क्यों रहे हो आप? ये बीच वाला, हाँ क्यों हंस रहे हो? प्रॉब्लम है कुछ? जब बाहर, फिर अगर प्रॉब्लम है बाहर जाओ। क्या मैंने कंसिडर किया? एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया जिसकी सपोज कि मैंने इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये उसकी वो एनर्जी है जब वो इंटरेक्शन में नहीं था। इंटरेक्शन का मतलब सराउंडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं था। सबको समझ आ रहा है? इसकी अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी, वो मैंने मान ली इनिशियल इंटरनल एनर्जी इसकी U1। उसके बाद मैं यही से सपोज कर रहा हूं फिर से, अब सिस्टम ये जो है इसको मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब मैं सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा हूं एक्सटर्नली, मतलब सराउंडिंग से मैंने हीट दी किसको? सिस्टम को। बताइए इसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या बनेगी? क्या इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज? क्या होगी? अपनी एनर्जी U1 थी, अब मैंने बाहर से एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट। या मैं ले भी सकता हूं इससे, प्लस कर लेंगे पहले, बाद में आप अपने आप माइनस वाला केस भी ले लेना। सबको समझ आ रहा है? तो मैं इसको दे रहा हूं बाहर से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जब मैंने हीट दी इस सिस्टम को, बाहर से मैंने हीट दी, उससे क्या होगी? इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी? क्या बनेगी अब? U1 जितनी मैंने बाहर से दी है। सबको समझ आ रहा है? सिस्टम मैंने कंसिडर किया, इसकी खुद की एनर्जी U1 मैंने कंसिडर की, उसके बाद मैंने बाहर से सप्लाई की सिस्टम को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, वो किसमें कितनी बन गई अब? U1 प्लस Q। उसके बाद अब मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मतलब एक्सटर्नल सिस्टम पे सराउंडिंग अब काम कर रहा है। अगर सिस्टम पे सराउंडिंग काम कर रहा है, बताओ सराउंडिंग क्या कर रहा है? एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ? सराउंडिंग जब काम करेगा सिस्टम के ऊपर, मतलब अब सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। बताया था ना वो एनर्जी की, सॉरी वर्क डन की साइन कन्वेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मैं सपोज कर रहा हूं अब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है मतलब सराउंडिंग अपनी एनर्जी सिस्टम को दे रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या होगी? और ज्यादा इंक्रीज होगी ना। सपोज कर लो इसकी मैंने W वर्क किया बाहर से, हम सिस्टम भी काम कर सकता है सराउंडिंग पे, तब आएगा -W। यहां पे मैं खाली क्या केस ले रहा हूं? पॉजिटिव केस। आप उल्टा भी कर सकते हो, नेगेटिव केस भी ले सकते हो, वो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही बनेगी अगर आप नेगेटिव करोगे। तो क्या किया मैंने? सिस्टम के ऊपर काम किया, W स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क W किया मैंने सिस्टम के ऊपर, मतलब आई मीन सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया। इस जब मैंने वर्क किया सिस्टम के ऊपर, इसकी इंटरनल एनर्जी अब और ज्यादा इंक्रीज हो गई। बताइए इसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या बन गई? क्या बनेगी? U1 प्लस Q प्लस W। क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर काम किया उससे भी इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। सपोज कर लो जब सिस्टम इंटरेक्शन में नहीं था, बात समझ लेना, जब सिस्टम इंटरेक्शन में नहीं था इसकी खुद की एनर्जी U1, उसके बाद इसने एनर्जी का एक्सचेंज किया। एनर्जी के दो मोड्स पॉसिबल है, याद है आपको? क्या क्या? एक एक्सचेंज मैंने यहां से किया, दूसरा एक्सचेंज भी था ना इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो प्रोसेस भी मैंने की है, मतलब दोनों एक्सचेंजेस की मैंने, मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अब यहां पे सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी वो मान लो U2। बताइए आप सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 किसके बराबर आएगी? अब पहले ये थी
जब इंटरेक्ट, जब कोई लेना देना नहीं था सराउंडिंग के साथ, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था, तब U1 थी। उसके बाद मैंने दोनों एक्सचेंजेस किए, हीट भी ट्रांसफर की, वर्क भी किया, मतलब दोनों से इसकी एनर्जी कम या ज्यादा हुई। यहां पे तो ज्यादा इंक्रीज वाला केस लिया मैंने, तो इसकी इंटरनल एनर्जी लास्ट पे क्या हुआ, U1 प्लस Q प्लस W। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, अगर यहां से आपने हीट निकाली तो ये क्या आएगा, माइनस। अगर सिस्टम ने काम किया सराउंडिंग पे तब भी माइनस आएगा, वो आप कर सकते हैं ना खुद। तो U2 अगर मैं U1 इस साइड ट्रांसपोज कर लूं, क्या जाएगा, U1 इक्वल Q प्लस W। U2 माइनस U1 मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 किसके बराबर आएगा, डेल्टा U के बराबर। यहां लिख लेंगे डेल्टा U किसके बराबर, Q प्लस W। यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ की, Q प्लस W। इसका क्या मतलब, देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एब्जॉर्ब किया क्या, प्लस लिया, मतलब सिस्टम को दिया, एब्जॉर्ब हुई ना एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये है फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेगेटिव केस भी ले सकते हो आप, खाली आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना है। अगर सिस्टम ने हीट दी तो यहां पे माइनस क्यों आएगा, आएगा क्या, अगर सिस्टम ने हीट बाहर दी तो माइनस क्यों, अगर सिस्टम ने काम किया तो सारा कुछ आएगा, मतलब प्लस माइनस, वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो मैंने यूजुअली यहां पे सिस्टम को भी एनर्जी दी तब प्लस Q, सिस्टम पे ही काम किया तब प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख ले, नीचे लिख लेना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हाँ क्या है, हाँ क्या है, दूसरे से कॉपी कर लो ना, वैसे रिकॉर्ड मिलेगा ना बाद में। आप यहां पे सुनो, घर पे बस कॉपी कर लो, यहां पे समझने की कोशिश करो, घर में जाके वीडियो देख लो और कॉपी कर लो, यहां पे समझने की कोशिश करो। देखो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ की ये आ गई, डेल U इक्वल Q प्लस W। अब आप समझ लेना, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आएंगे, और ये फर्स्ट लॉ की एक्सप्रेशन यही याद रख लो। उसके बाद न्यूमेरिकल में वो घुमाएगा इस तरह से, मतलब कभी बोलेगा सिस्टम ने हीट दी, बात समझो, एक्सप्रेशन तो फर्स्ट लॉ की यही है। अब न्यूमेरिकल में मतलब इस तरह से घुमाएगा एग्जामिनर, वो कभी बोलेगा सिस्टम ने हीट दी, तब आपको अपने आप हमें माइनस को लिखना है। मे भी ये भी कर सकता है, अब सिस्टम ने काम किया है, तब आपको यहां पे अपने आप माइनस W लिखना है। बस साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना और कुछ नहीं, एक्सप्रेशन तो यही रहेगी, डेल U इक्वल Q प्लस W। अब और एक चीज, डेल U मतलब इंटरनल एनर्जी U1 से गई, क्या ये कोई प्रोसेस हुई है इस पे, तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। अगर मैंने इस सिस्टम के ऊपर कोई काम किया ही नहीं होता या कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं किया होता, क्या इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती क्या, जब मैंने इस पे कोई प्रोसेस किया है। बात समझ लेना, यहां से इंपॉर्टेंट है, ये तो आप कहीं से भी देख सकते हो इतनी एक्सप्रेशन।
जब मैंने सिस्टम के ऊपर कोई काम किया है या कोई एनर्जी का एक्सचेंज, तभी तो एनर्जी एक्सचेंज हुई, तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई ना, मतलब तभी तो डेल्टा यू आ गया। अगर मैंने इस पे कोई प्रोसेस नहीं की होती, क्या डेल्टा यू आता? वैसे भी हम यू को कभी मेजर नहीं कर सकते, यू को कभी मेजर कर सकते, तो यहां पे आपके लिए एक फार्मूला भी आ गई। तब मैंने बोला, जब मैंने कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बोला था हम यू को कभी यू को मेजर नहीं कर सकते, इस यू को, इसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारी एनर्जीज। सारी एनर्जीज का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होना वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, के बराबर, के बराबर बोल रहा हूं, मतलब हालांकि इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं वो इम्पॉसिबल के बराबर है। तो इसके लिए जितनी भी एनर्जीज कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका इसका वैल्यू मालूम होने के लिए सारे एनर्जीज का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तब भी मैं इसको कैलकुलेट। तब मैंने बोला था अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मेजर नहीं कर सकते, इसकी चेंज हम मेजर कर सकते हैं, कितनी चेंज हुई है। तो चेंज के लिए फार्मूला आ गई ना, चेंज के लिए क्या आ गई? चेंज के लिए फार्मूला, दो ही तो वे है ना, दो ही वेज है पॉसिबल किसके? एनर्जी एक्सचेंज होने के। या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सचेंज कर लो, या तो अगर आपने हीट के टर्म्स में एक्सचेंज की तब भी तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या अगर आपने वर्क से एनर्जी एक्सचेंज की तब भी तो इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज की। दोनों मैंने लाए। और ये अब और एक चीज, चलो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बाद में मैं भूल जाऊंगा, यहीं पे कर लेंगे वो। देखो क्यों मतलब हीट है ना, हीट है पाथ फंक्शन। क्या है? बोला था मैंने, पाथ फंक्शन, मतलब डिपेंड करती है पाथ पे, किस तरह से आपने, किस पाथ से आपने एक्सचेंज की। पाथ फंक्शन, वर्क भी क्या है? पाथ फंक्शन, ये भी डिपेंड करती है पाथ पे। अब देखो पाथ फंक्शन, दो पाथ फंक्शन का सम, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है ये। डेल्टा यू क्या है? स्टेट फंक्शन, दो पाथ फंक्शंस का सम। ये भी पाथ फंक्शन, ये भी पाथ फंक्शन, बट उनका जो सम है वो किसके बराबर? स्टेट फंक्शन के बराबर। डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ। देखो डेल्टा यू, जब डेल्टा आ गया इसका मतलब सिस्टम में आपने कोई प्रोसेस की है, तभी तो डेल्टा यू आ गया। अगर आपने सिस्टम पे कोई प्रोसेस नहीं की होती, क्या डेल्टा यू आता? इसका सिर्फ अपने यू रहता है ना, सही है ना। तो जब आपने काम किया या सिर्फ, मतलब कहने का मतलब यह है जब आपने एनर्जी का एक्सचेंज किया तभी डेल्टा यू आ गया। तो मतलब प्रोसेस तो की ही ना, क्या की? प्रोसेस तो की आपने, इसकी उसी प्रोसेस की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी, सपोज कर लो उस प्रोसेस में जो भी आपने इस पे काम किया है, अब बात समझ लेना। हाँ स्टैंड अप, यू, हाँ छोड़ दो इसको, जगह छोड़ दो इसको, जाओ यार। प्रोसेस की मैंने, तभी तो ये चेंज हुआ ना, जब मैंने कोई प्रोसेस की। उस प्रोसेस में सपोज कर लो इसका जो वॉल्यूम है, वो चेंज हुआ डेल्टा वी में। किसमें? सपोज कर लो जिस प्रोसेस की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी, उस प्रोसेस में मान लो वॉल्यूम चेंज हुआ डेल्टा वी में, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ यू V1 से V2, मैंने डेल्टा वी अब मान लिया। और उस प्रोसेस में जो प्रोसेस हुई है उस पर प्रेशर कांस्टेंट है। उस प्रोसेस में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। क्या मैंने एज्यूम किया? जिस प्रोसेस की वजह से इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, उस प्रोसेस में मैंने एज्यूम किया वॉल्यूम चेंज हुआ बट प्रेशर। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, तो आपके पास वर्क डन है ना। वर्क डन किसके बराबर? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा वी है। क्या वर्क डन इसके बराबर? तो क्या मैं ये वैल्यू इसमें रख सकता हूं ना आप? तो बताइए डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? Q माइनस
P डेल्टा V। अब आप ये आज के बाद में आगे नहीं लिखो एक्सटर्नल, आप खुद समझ लेना ये एक्सटर्नल प्रेशर है। तो यहां पर और एक एक्सप्रेशन आ गई किसकी, फर्स्ट लॉ की, डेल्टा यू किसके बराबर, क्यों माइनस P डेल्टा V। P डेल्टा V का मतलब वर्क डन, वो वर्क जिसमें प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज हुआ, माइनस P डेल्टा V। और एक चीज, देखो यहां पे जो प्रोसेस मैंने इस पे की है उसी प्रोसेस की वजह से ये आ गया ना। जब मैंने प्रोसेस की तभी तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ। बात समझ आ रही है? सपोज कर लो अब वो जो प्रोसेस की मैंने उस पे वो है आइसोथर्मल। क्या है? आइसोथर्मल। जो भी मैंने काम किया है उसी काम की वजह से उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, अब वो काम वो मैंने मान ली आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। एक आइसोथर्मल दूसरी रिवर्सिबल। बताइए आइसोथर्मल रिवर्सिबल में W की वैल्यू बताइए, माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 to the base 10 या P1 by P2। Therefore डेल्टा U किसके बराबर आएगा? क्यों? प्लस प्लस माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 to the base 10। अब बात समझ लेना, प्रोसेस कौन है? आइसोथर्मल। यहां पे आओ, अगर आइसोथर्मल है बताइए T क्या होगा? T कांस्टेंट। उसके बाद अगर T कांस्टेंट है बता डेल्टा T की वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्या? चेंज इन टेम्परेचर 0। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस याद कर लो। अब कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी याद कर लो। वहां पे मैंने बोला था इन केस ऑफ गैस डेल्टा, इन केस ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अगर डेल्टा T की वैल्यू 0 है बता डेल्टा U किसके बराबर होगा? फिर ये हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी में। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा U भी 0 ही होगा। बताइए अब डेल्टा U की वैल्यू, प्रोसेस है ना ऊपर आइसोथर्मल रिवर्सिबल, डेल्टा U की वैल्यू क्या है? अगर ये 0 है तो कहने का मतलब सीधे आएगा ना क्यों किसके बराबर, ये जाएगा इधर, तो क्यों किसके बराबर? 2.303 nRT log V2 by V1 to the base 10। तो ये है क्यों। आएगा क्या? तो सबको समझ आ गया? डेल्टा U की वैल्यू मतलब यहां पे कुछ है ही नहीं। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, पॉजिटिव में जाएगा, वही मैंने लिखा यहां। क्यों की वैल्यू किसके बराबर? माइनस 2.303 nRT log V2 by V1, या अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे यहां पे आएगा P1 by P2, या इसकी जगह PV भी लिख सकते हो ना nRT, क्योंकि PV किसके बराबर? nRT। तो nRT की जगह PV भी आप लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है न्यूमेरिकल की। इतना क्लियर? अब अगर वही प्रोसेस जिस प्रोसेस की वजह से मैंने इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज की, वही प्रोसेस अगर फिर से आइसोथर्मल है, क्या है?
वही प्रोसेस फिर से क्या है, आइसोथर्मल। अब इररिवर्सिबल, क्या बोला मैंने, जिस प्रोसेस की वजह से मैंने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, वही प्रोसेस मैं फिर से मान रहा हूं आइसोथर्मल, अब इररिवर्सिबल। देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा याद रखो ये होती है बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इररिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा किसके बराबर, ऐसा क्यों होगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस में मतलब सीधे डेफिनेट वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, मतलब कोई स्टेप्स में तो चेंज नहीं आ रही है। रिवर्सिबल का मतलब जब चेंज आएगी स्टेप्स में, यहां पे तो कोई स्टेप है ही नहीं, तो डायरेक्ट आएगी W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब यहां देखो क्या प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है फिर से डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर। डेल्टा यू की वैल्यू तो बताइए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है क्या, फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ डेल्टा यू किसके बराबर, क्यू प्लस डब्ल्यू। बात समझो। अब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल भी है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 इक्वल टू क्यू। अब प्रोसेस इररिवर्सिबल, उसमें वर्क डन माइनस लिखेंगे ना ये पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बताइए क्यू किसके बराबर आएगा, पी डेल्टा वी। लिखेंगे क्या, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। इररिवर्सिबल चेंज में क्यों किसके बराबर, पी डेल्टा वी। वहां पे माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। यह है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, यह है इररिवर्सिबल आइसोथर्मल। में आइसोथर्मल है दोनों केसों में डेल्टा यू की वैल्यू 0 आएगी, डेल्टा यू की वैल्यू 0 आएगी। अगर प्रोसेस ये है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा वी की वैल्यू 0 के बराबर होगी क्या, डेल्टा वी की वैल्यू। देखो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, डेल्टा यू किसके बराबर, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। लिखेंगे क्या, पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू 0 इंटू पी, तो मतलब ये सारे खत्म। अब बचेगा क्या, डेल यू इक्वल टू क्यू। इसीलिए मैंने तब बोला था इंटरनल एनर्जी इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एनसीईआरटी है सबके पास, निकालिए पार्ट फर्स्ट एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट निकालो और एक पास ऑन कर लो, मुझे दीजिए। क्या करने आ जाओ यहां पे, हाँ पता नहीं थे, चलो एक दीजिए। चलो जिनके पास है वो निकालो, जिनके पास नहीं है वो आप समझ लीजिए। बस बातें बंद। देखो जिनके पास है वो पेज नंबर 164 पे जाओ। देखो यूजुअली बोर्ड के एग्जाम में, बात समझो, बोर्ड के एग्जाम में जो एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, यही ज्यादा आती है। जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स होती है ना वही ज्यादा आती है बोर्ड के एग्जाम में।
देखो प्रॉब्लम नंबर 6.1 सॉल्वर्ड प्रॉब्लम है। कंसेप्ट समझो, ये पता है आप खुद भी करोगे, बट कंसेप्ट समझो। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरी तरफ देखो बस। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब ये बताना है इसकी चेंज क्या होगी, यही ना डेल्टा यू। अब 3 पार्ट से, मतलब हर एक पार्ट में आपको डेल्टा यू की चेंज बतानी है। पार्ट नंबर फर्स्ट, देखो बात समझ लेना, यहां पे मैं लिख रहा हूं पार्ट नंबर फर्स्ट, बोर्ड की तरफ बस देखो समझो। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब सिस्टम कोई हीट नहीं ले रहा है। कहां से? अगर वो हीट नहीं ले रहा तो क्यू की वैल्यू 0 आएगी। क्या? क्यू की वैल्यू। उसके बाद इसी पार्ट में इसने लिखा, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क किस पे हो रही है? सिस्टम पे काम हो रही। कौन कर रहा है? तो मतलब W किसके बराबर होगा? प्लस W के बराबर होगा। क्या? क्योंकि सिस्टम पे काम, साइन कन्वेंशन याद कर लो, जब सिस्टम पे काम होगा प्लस जब सिस्टम काम करेगा। अब बताना है इसमें डेल्टा यू की चीज। देखो डेल्टा यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ किसके बराबर? क्यू प्लस W, यही आएगा। देखो डेल्टा यू यही तो बताना है, क्यू की जगह 0 प्लस W, तो प्लस W ही है, तो सीधे डेल्टा यू किसके बराबर? W के बराबर। बात समझ आई सबको? डेल्टा यू किसके बराबर? W के बराबर, मतलब जितना आपने काम किया है उस पर। उसके बाद इसी में और कुछ इसने ऐड किया, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ पार्ट फर्स्ट। What type of valves does the system have? What type of valves does the system have? देखो क्या हीट का लेना देना हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। हीट तो एक्सचेंज नहीं हो रही ना। वो कौन से वाल्व्स होते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज 0 के बराबर? तो कौन से वाल्व्स है? देखोगे ना अपने आप, वाल्व्स क्या है? एडियाबैटिक। इस तरह से पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। पार्ट सेकंड पार्ट, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब क्या बोल रहा है? सिस्टम पे कोई भी काम नहीं हो रहा, तो W किसके बराबर? उसके बाद इसी पार्ट में, बट क्यों अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग्स। उसके बाद हीट क्यों निकाली गई सिस्टम से और किसको दी? मतलब सिस्टम ने अब हीट दी, तो क्यों क्या होगा? माइनस क्यू। हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अब बताइए डेल्टा यू क्यू प्लस W, क्यू प्लस डेल्टा यू, क्यू है माइनस क्यू प्लस W की जगह, तो सिंपली इतनी चेंज आएगी। डेल्टा यू किसके बराबर? माइनस क्यू के बराबर। उसके बाद इसी पार्ट में, व्हाट टाइप ऑफ वाल्व्स डज द सिस्टम हैव। अब वाल्व्स मतलब बाउंड्री बतानी है। देखो हीट एक्सचेंज हो रही है ना, मतलब ये कौन से वाल्व्स होंगे? कंडक्टिंग वाल्व्स होंगे ना, कंडक्टिंग, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, तो वाल्व्स कौन से होंगे? कंडक्टिंग वाल्व्स। देखोगे ना अपने आप, वाल्व्स आर कंडक्टिंग। उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड, इसी में पार्ट नंबर थर्ड, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम काम कर रहा है W, तो बताइए W की वैल्यू माइनस W होगा। क्या? सिस्टम ने काम किया इस बार। एंड क्यों अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम को क्यों हीट दी? तो सिस्टम ने हीट गेन की कहां से? सराउंडिंग से, तो क्यों किसके बराबर? प्लस क्यू। डेल्टा यू किसके बराबर? ये फर्स्ट लॉ की एक्सप्रेशन, सीधे ये प्लस क्यू ही है, ये माइनस W आएगा। तो ये है थर्ड में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद इसी में लास्ट पे, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी। ये कौन सा सिस्टम की बात हो रही है? ये कौन सा सिस्टम? पहले पार्ट में बात समझो, पहले पार्ट में बाउंड्री की बात की, इसमें भी बाउंड्री की बात की, अब इसमें सिस्टम की बात कर रहा है। बताओ सिस्टम किस टाइप का हो सकता है? ओपन का, क्लोज्ड होगा? क्लोज्ड सिस्टम होगा ना। देखो W किसके बराबर? मतलब सिस्टम ने काम किया है, तो मतलब पिस्टन ऊपर गया होगा थोड़ा बहुत। बात समझ आ रही है? जब सिस्टम काम करेगा उस टाइम पे क्या हो रहा है?
वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम जब एक्सपेंड होगा तो मतलब पिस्टन थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। तो कौन सा सिस्टम है ये? क्लोज्ड सिस्टम है ये, क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाओ, लास्ट पे जो एंड पे एक्सरसाइज होती है ना वही देखो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन पहला ये 6.1, चूज द करेक्ट आंसर, ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। स्टेट फंक्शन के बारे में पूछा, ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। पार्ट फर्स्ट, यूज इट टू डिटरमाइन हीट चेंजेस। क्या मैंने इसकी बात की जब मैंने स्टेट फंक्शंस पढ़ाए थे? तो ये तो आंसर नहीं आएगा ना। हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। स्टेट फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो मतलब यही तो आंसर आएगा, बाकी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6.2, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। एडियाबैटिक कंडीशंस में द करेक्ट कंडीशन इज डेल्टा टी जीरो है क्या? डेल्टा पी जीरो, क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, कौन सा आएगा? क्यू जीरो। द एंथैल्पीज ये हमने नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, एंट्रोपी। हाँ 6.7 प्रॉब्लम नंबर 6.7 एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज है लास्ट पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो बात समझो, इजी क्वेश्चन है ये, बट बोर्ड के एग्जाम में यही आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पे 6.7। देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए प्रोसेस एक काम हो रही है सिस्टम पे, 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। सिस्टम ने 701 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब किए, मतलब सीधे क्यों कितना होगा? प्लस हीट एब्सॉर्ब की ना उसने, प्लस 701 जूल्स, यही आएगा। उसके बाद एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। उसके बाद जब सिस्टम ने इतनी एनर्जी गेन की, सिस्टम ने जब इतनी एनर्जी, उसके बाद सिस्टम ने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जूल्स खारिज किए, किस पे? काम किया उसने। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने अब काम किया कितना? 394 जूल्स सिस्टम ने काम किया है, तो मतलब ये किस में जाएगा? नेगेटिव 394, सिस्टम ने काम किया। साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ फॉर द प्रोसेस? आपको इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है। बताओ फर्स्ट लॉ से, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू क्यू की जगह 701, ये तो प्लस में है, प्लस आगे इसके लगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 394। द वैल्यू 1 में से 11 में से 4 7, 9 में से 9 0, 6 में से 3 जूल्स, 307 जूल्स। इसका मतलब देखो इससे भी कंसेप्ट क्लियर होगा। और सिस्टम ने इतनी एनर्जी गेन की, उसमें से उसने इतनी वर्क की, बची कितनी? मतलब ये जो एनर्जी बाकी बच गई उसकी, इसकी वजह से उसकी इतनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, डेल्टा यू। बात सबको समझ आ गई? इतनी एनर्जी मैंने सिस्टम को दी, उसमें से उसने इतनी खारिज की किसी वर्क में, तो बाकी जो बची है ना उससे क्या हुआ? उसकी उतनी इंटरनल एनर्जी इनकी, तभी तो प्लस में आ गया, प्लस है ना, प्लस 307। सबको क्लियर? चलो देखो एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो आप, ये बातें कहां से हो रही है? देखो, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, 500 joules of work is done
500 joules of work is done on an ideal gas. In an isothermal process, 500 joules of work is done on an ideal gas. यहां पे सिस्टम है, फुल स्टॉप. कैलकुलेट पार्ट फर्स्ट हीट, पार्ट सेकंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कैलकुलेट हीट पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इजी है ये. देखो बोर्ड की तरफ देखो, समझो बात को. देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आइसो. अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, डेल्टा टी की वैल्यू, अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या आ गई, हो गया एक पार्ट. यही तो निकालना था ना. डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर, 0 के बराबर. अब और क्या निकालना है, अब सिस्टम को क्या, क्वेश्चन पढ़ लो. 500 joules of work is done on an ideal gas. मतलब सिस्टम पे काम किया है. सिस्टम पे जब काम होती है वो पॉजिटिव में जाती है. मतलब W किसके बराबर, प्लस 500 joules. यही है ना. मतलब इतना काम किया मैंने सिस्टम पे. कहने का मतलब ये है, जब मैंने सिस्टम पे इतना काम किया तो सिस्टम ने इतनी एनर्जी गेन की होगी, है ना. सही. अब निकालना क्या है, हीट. फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू किसके बराबर, क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू प्लस डब्ल्यू. देखो डेल यू किसके बराबर, ये तो आ गया ऊपर से. डेल्टा यू किसके बराबर, 0 प्लस क्यू निकालना है, सॉरी इक्वल डब्ल्यू. डब्ल्यू कितना है, प्लस 500. बताइए क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस 500 joules. माइनस 500 joules. सबको समझ आ रहा है क्या. मतलब सिस्टम इतनी एनर्जी बाहर देगा. अब याद कर लो वो, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क. लिखा था ना एक स्टेटमेंट आप में, किसका, इंटरनल एनर्जी को. नहीं, फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क. अगर आपने सिस्टम को, देखो क्या एग्जैक्ट वही आ रहा है, अगर आपने सिस्टम को, सिस्टम के ऊपर इतना काम किया है तो इतनी हीट उसने दी होगी बाहर. बात समझ आ रही है. वैल्यू क्या है, 500. इतना काम आपने सिस्टम के ऊपर किया है, उसने इतनी हीट बाहर दी, उससे बराबर आ गए क्या, वैल्यूज बराबर है ना. 500 आपने दिए इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क आपने सिस्टम को एनर्जी दिए और उसने उसको इतने जूल्स में कन्वर्ट किया, बट दिया बाहर इन द फॉर्म ऑफ हीट. चलो इस क्लास में इतना ही. आपकी क्लास 1 बजे थी ना, बट मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो इस क्लास में इतना ही.